అందరికీ నమస్కారం. ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాధారణంగా నిన్నటితోటి ఏపీ, తెలంగాణ బోత్ స్టేట్స్ యొక్క 10th క్లాస్ లెసన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు సిబిఎస్ఈ 9th గ్రేడ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిబిఎస్ఈ 9th గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడాను ఈరోజు నుంచి లెసన్స్ చెప్పబోతున్నాను. सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम. जो भी सीबीएसई 9th ग्रेड के बच्चे जो होते दुनिया भर में, इंडिया भर में एपी जैसा कि सीबीएसई 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स को हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी के ओर से स्वागत, सुस्वागत. आज से सीबीएसई 9th ग्रेड वालों को लेसन शुरू कर रहा हूँ. आप सभी लोगों को हमारे ओर से आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं. ध्यान से पाठ सुनने के लिए आपको नमस्कार करते हैं. बच्चों, चलिए आज से सीबीएसई 9th ग्रेड वालों को आज पहला पाठ धूल जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले पाठ में जाने से पहले आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, रामविलास शर्मा जी का जैसा कि धूल पाठ को जो लिखे हैं कवि रामविलास शर्मा जी ने लिखे हैं. रामविलास शर्मा जी ने 1912 में जन्मे हैं. 2000 में उनका मृत्यु हुआ है. बच्चों, आज हम धूल पाठ के कवि रामविलास शर्मा जी के बारे में हम आज बात करते हैं. ध्यान से सुनिएगा. चलिए कवि परिचय में चले जाते हैं. रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में सन 1912 में हुआ. रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में हुआ है. कब हुआ है? 1912 में हुआ है. प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई. जैसा कि रामविलास शर्मा जी जो उन्नाव ज़िले में उनका जन्म हुआ है, उन्होंने जब प्रारंभिक शिक्षा जो कहलाता है, जो प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपने ही गांव में पढ़े हैं. अपने ही गांव में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त किए हैं. उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए. जैसा कि प्राथमिक शिक्षा 1 to 5th 1 to 7th तक जैसा कि प्राथमिक शिक्षा होती है, उसके बाद 7th to 10th वो सेकेंडरी एजुकेशन होता है. उच्च शिक्षा जैसा कि 10th के बाद से जो भी पढ़ाई जाती है उसे उच्च शिक्षा ही कहते हैं. जैसा कि उस उच्च शिक्षा के लिए रामविलास शर्मा जी ने लखनऊ आ गए. वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया. जैसा कि लखनऊ से उन्होंने एमए इंग्लिश
जीन्स में मीन्स मोस्ट ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश से किया है आपने। और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक हो गए। विश्वविद्यालय एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हो गए। जैसा कि जो भी व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम से पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, तो उसमें वो निपुण होता है थोड़ा बहुत। जब वो निपुण हो जाता है तो विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी लेवल के छात्रों को पढ़ाया जाता है। इसी तरह से रामविलास शर्मा जी ने विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के विषयों में इन्होंने पढ़ाई किया है और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। प्राध्यापक काल में ही उन्हें पीएचडी की उपाधि अर्जित की। जब रामविलास शर्मा जी ने जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में की है, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने लखनऊ आई है। हायर एजुकेशन में लखनऊ में उन्होंने एमए अंग्रेजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने अंग्रेजी में किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में प्राध्यापक बच्चों को पढ़ाने का काम जारी किया है। जब जारी चल रहा है, जब इन्होंने टीचिंग चल रहा है, तभी से इनको पीएचडी में सीट मिल गया है और पीएचडी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। लेखन का क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। साधारणतः जब इन्होंने उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, जैसा कि जिस क्षेत्र में उन्होंने है उस क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाते हुए और आलोचक भी बन गए। कौन? रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। प्रगतिशील आलोचना, प्रगति किसे कहते हैं? आगे बढ़ने को प्रगति कहते हैं। जैसा कि रामविलास शर्मा जी आगे बढ़ना, जैसा कि लिटरेचर में क्यों ना हो, एजुकेशन में क्यों ना हो, काम में क्यों ना हो, जो भी चीज़ चलती है उसमें आलोचना से उन्हें आगे बढ़ते हैं। हर एक विषय को उन्होंने बहुत ध्यान से देखते हैं और अपना एक छापा छोड़ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर रामविलास शर्मा जी ने अपने बच्चों पर, अपने साहित्य पर, अपने सब कुछ अपना छाप मारा है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को नए निष्कर्ष पर परखा। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हमारे बरवई रामायण लिखा है, जैसा कि निराला जी ने लिखा है, उन दोनों के जो पोएम्स को उन दोनों जो लिखा जाता है, उन दोनों ने लिखते हैं, उस तरह की कविताओं को, पोएम्स को उन्होंने अलग अलग तरीके से निष्कर्ष निकाला है। समझ रहे हो? उन्होंने जिस तरह से निष्कर्ष निकाला है आज तक कोई नहीं निकाला है। उतना महान लोग में से आचार्य रामविलास शर्मा जी का नाम लिया जाता है गर्व के साथ।
रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियाँ हैं। रामविलास शर्मा जी ने जो भी लिखा है, जो भी कविताएं हैं, जो भी पेंटिंग्स है, वो सब के लिए उन्होंने ही हकदार है। उनकी जो कविताएं हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनके उपन्यास जो है, उनके नाम अब हम देखेंगे। भारतेंदु और उनका योग। भारतेंद्र युग के बारे में लिखे हैं इन्होंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के बारे में भी इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद और उनका योग। प्रेमचंद और उनका युग के बारे में पूरा जानकारी दिया है, मतलब एक कविता लिखा है। निराला की साहित्य साधना 3 खंड। निराला गारी సాహిత్యం 3 ఖండాల్లో ఉండటం జరిగింది। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंड। इन्होंने जो लिखे हैं वो सब किताबें के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। एक कांड नहीं, 2 3 कांड इन्होंने लिखा है। ऐसे महान राइटर है हमारे रामविलास शर्मा जी। भाषा और समाज अपने में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास, दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध, वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं सदियों से जग उठे। कविताएं पाप के पुजारी नाटक है। 4 दिन उपन्यास है और 1 दिन धरती अपने लगा। जैसा कि ये जो कुछ उन्होंने मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ, इन सबको रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। रामविलास शर्मा ने साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता दूसरे हेतु दान कर दी। पुरस्कार रूपी मिल राशि साक्षरता प्रचार हेतु दान दी। రామవిలాస్ శర్మ గారికి రకరకాలైనటువంటి ఉపాధులు దొరికినాయి, గౌరవాలు దొరికినాయి, అవార్డ్స్ దొరికినాయి. అవి ఏంటి అంటే సాహిత్య అకాదమీ అవార్డు. ఇది చాలా ఫేమస్ అవార్డు మన ఇండియాలో. సాహిత్య అకాదమీ ఒక అవార్డు వచ్చింది అంటే మన దగ్గర ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ఆ అవార్డు అనేది మనకు వస్తుంది. మనం हम लोग जो लिखा हुआ होता है, हम लोगों ने जिस तरह से लिखते हैं, हम लोगों ने जिस तरह से साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपना ऊर्जा को प्रेरित करने के लिए, अपना लिखावट को आगे बढ़ाने के लिए ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, ये बहुत फेमस है. और इस अवार्ड पाता है वो इंसान का खुशी ठिकाना नहीं होता है. चलिए, ऐसा पुरस्कार हमारे रामविलास शर्मा जी को मिला है. और व्यास सम्मान नामक अवार्ड भी मिला है. शल्का सम्मान आदि निम्नलिखित है किया गया. इन्होंने पुरस्कार रूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी. पुरस्कारों को इनको बहुत पुरस्कार मिले हैं. ये पुरस्कारों के साथ साथ लेखन कार्य से मिले हुए बहुत बड़े पुरस्कार है. ये पुरस्कारों को हम सब आमंत्रित करना होता है. यहाँ पर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं.
और कहने का मतलब ये है कि जो भी सोचते हैं, कविवर लोग बहुत मेहनत करते हैं, इस तभी जाके इनका नाम आता है। ऐसा ही थोड़ी ही आता है नाम, नहीं, इसमें बहुत मेहनत होता है। ये कहते हुए कवि जो हमारे रामविलास शर्मा जी को बहुत सारे अवार्ड आए हुए कहते हुए खुशी हो रही है। एक बार उनको सराहना देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कई मुहावरे, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं को उदाहरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखन ने धूल की महिमा और महत्वपूर्ण उपलब्धता और उपयोगिता का बखार किया है। अपने किनारे और वायु व्यवस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहने पाठकों को अखाड़ों, गाँवों और शहरों जीवन जगत की भी सौर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कण के कण से देश प्रेम तक पाठ पढ़ने से नहीं चूकता। इस पाठ को पढ़ने का बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सकेगा। धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सकेगा। साधारणतः इस पाठ के अंतर्गत जिस तरह से इन्होंने जो भी कविताएं लिखते हैं, जो ये पाठ भी लिखते हैं, उसमें लोकोक्तियों को, मुहावरों को प्रयोग करते हैं, उसके अंतर्गत भी देशज के ही वर्ड्स को डाल देते हैं। हमारे देश में जो बातचीत होती है, हमारे घर में जो बातें होती, उसी तरह के उनके घरों में बातें होती हैं। कहने का मतलब ये है, इस तरह के मुहावरों को, लोकोक्तियों को डालने से पढ़ने में रोचक आ जाता है। इस तरह से कहते धूल की महिमा, महत्व, उपलब्ध और अयोग्यता का बखान किया है। धूल क्या होता है, धूल से लाभ क्या होता है, धूल को उड़ाने से हम क्या मेहनत पड़ते हैं, और धूल को क्यों उठाना पड़ता है। धूल से बहुत सारे लाइफ होते हैं। धूल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस लेसन में धूल मचा गया है। कहने का मतलब है, इस लेसन के अंतर्गत बहुत धूल मच गया है। क्या है, हम लेसन में पढ़ेंगे। अपने किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ को बहाने पंक्तों को अखबार, गाँवों में, शहरों में जीवन जगह की भी सैर कराते हैं। साधारणतः जो शौकीन लोग होते हैं वो हर तरह से अपने आप को सबको नचाते रहते हैं, लेकिन उनका काम जो होता है वो पूरा करवाने के बाद ही ये सब करवाते हैं। और प्रेम का पाठ पढ़ने से नहीं चूकता। उस तरह से एक साधु को हम अच्छे से देखते हैं, धूल को देखते हैं, धूल में आए हुए कणों को देखते हैं, गांव के शहरों को देखते हैं, वह किस तरह से धूल उड़ता है देखते हैं। तो धूल को, जनता को अलग करके हम नहीं दे सकते, कहने का मतलब है। और धूल नन्हा कण के कारण से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ने से नहीं चूमते। जैसा कि धूल नन्हा कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ने से नहीं चूकते। धूल छोटा भी क्यों ना हो, वो अपने शरीर में, अपने आँखों में गिर जाता है
तो हम कितना भी इम्पोर्टेंट काम में हो, पहला वो धूल को वो कण को निकाल लेना ज़रूरी होता है। उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद फाटक धूल को यूं ही धूल में ना उड़ सकेगा। साधारणतः जो पाठक होता है पढ़ने के लिए ऐसा ही सब कुछ संभाल लेता है, सब कुछ देख लेता है। जब टीडीपी के जैसा कि जब कोई भी लोग होते हैं धूल को उड़ने से मना करते हैं तो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इस पाठ में पढ़ने के बाद हमको ये मालूम होता है, धूल के बारे में वर्णन किया जाता है और धूल के साथ साथ और बहुत कुछ बात किया जाता है। और इस तरह से धूल के बारे में, धूल कैसी होती है, धूल से किस तरह से शब्द बन जाते हैं, धूल में किस तरह से हम रहना पड़ता है, आगे आगे किस तरह से मोहब्बत करना पड़ता है, धूल से हम कितना परेशान हो उठते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम पाठ के अंतर्गत हम बताएंगे। आज पहला पाठ में पहला जो कवि परिचय रामविलास शर्मा जी के बारे में देखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसके बारे में आप कितना भी जानेंगे, इसके बारे में आप कितना भी सोचेंगे वो बहुत ही कम रहता है। बच्चों, आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ आराम से जी लीजिए, सुन लीजिए, आराम से जो समझ में नहीं आता है उसको हम शेयर व्हाट्सएप मैसेज करिए या कमेंट करिए, जो कुछ भी करना है करिए, ज़रूर हम आपको हेल्प करेंगे, ज़रूर आपका डाउट्स को पूरा करेंगे। आप सब लोग खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश रहेंगे। कहने का मतलब यही है कि CBSE 9th ग्रेड फर्स्ट लेसन का कवि परिचय फर्स्ट पार्ट हो गया है। कल सेकंड पार्ट पढ़ा देता हूँ। यहाँ तक मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारे YouTube चैनल को शेयर करते हो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हो। सबको इस माध्यम से, हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग TV चैनल के माध्यम से ये दुनिया भर जा रहा है, इससे हमको बहुत खुशी हो रही है। इस तरह से कहते हुए आप सब लोग ध्यान से प्यार से आगे बढ़ना बोल के कहते हुए हम इस लेसन को अब कंप्लीट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को कल शुरू करते हैं। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।